हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कश्मीर की आजादी पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी बहस दोस्तों, जिसके बाद ब्रिटिश हिंदुओं ने जता दी आपत्ति दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे भारत के पड़ोसी देश में क्या करने पहुंचा पाकिस्तान का जहाज, समंदर के रास्ते कैसे बन रहा है नया समीकरण, बताएंगे शेख हसीना सरकार के निकल जाने के बाद कैसे बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की बढ़ रही है नजदीकियां दोस्तों। भारत के लिए वाकई में टेंशन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, बताएंगे अंदर खाने कैसे बांग्लादेश को साधने की कोशिश में लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को लंदन में रोककर चाकू मारने की दे दी धमकी, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गया हड़कंप दोस्तों। साथ ही साथ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहला सबसे बड़ा आयोजन कैपिटल हिल में फिर एक बार मनाई गई है दिवाली। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी खबर, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं और बताएंगे भारत के इन शहरों में प्रदूषण को लेकर बच्चों के स्कूलों से लेकर के ट्रेन की टाइमिंग तक में बड़ा बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कश्मीर की आजादी पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बहस ब्रिटिश हिंदुओं को आना पड़ा बीच में। जी हां दोस्तों, जताई आपत्ति। दरअसल कश्मीर की आजादी पर इनसाइट यूके ने ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी पर एक कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की। ये डिबेट कश्मीर के मौजूदा परिदृश्यों पर आधारित होगी। इस पर अब ब्रिटिश हिंदू का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ने इनसाइट यूके के इस फैसले की कड़ी निंदा कर दी। साथ ही साथ आतंकवाद से कथित संबंध रखने वाले वक्ताओं को शामिल करने पर सवाल उठा दिए और बहस की अखंडता के लिए संभावित खतरों का हवाला तक दे दिया दोस्तों। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक ब्रिटेन के ब्रिटिश हिंदू का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ने अपने पत्र में कहा कि प्रस्ताव के समर्थन में आमंत्रित दो वक्ताओं मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान की हिंसक उग्रवाद और आतंकवाद से जुड़े समूहों के साथ कथित संबंधों के लिए आलोचना की गई थी। जी हां, उन्होंने कहा कि मुजम्मिल अयूब ठाकुर पर भड़काऊ भाषण देने और घृणा फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन संगठनों से भी संबंध है कि उनकी आतंकवाद से जुड़े होने की जांच चल रही है। इनसाइट यूके ने ठाकुर की वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के अध्यक्ष और मर्सी यूनिवर्सल के सह संस्थापक के रूप में भूमिका पर जोर दिया। तो वहीं आपको बता दें भारत के पड़ोसी देश में क्या करने पहुंचा पाकिस्तान का जहाज, आखिर समंदर के रास्ते कैसे बन रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान का नया समीकरण। बता दें बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के लिए ढाका के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। यूनुस के पाकिस्तान के प्रेम के चलते दोनों देशों के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत हुई है। बुधवार को पाकिस्तान के कराची से एक मालवाहक जहाज भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। ये शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के क्षेत्रीय दृष्टिकोण में बदलाव को रेखांकित करता है दोस्तों। मोहम्मद की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार उस पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने में जुटी हुई है जिसने 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेशी लोगों का कत्लेआम किया था। पाकिस्तान का जहाज बांग्लादेश में ऐसे समय में पहुंचा है जब यूनुस सरकार के हालिया कदमों से लोगों में भारी नाराजगी है। दोस्तों इन खबरों से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यूनुस की सरकार कैसे शेख हसीना के उलट काम करती नजर आ रही है। वो भारत को छोड़ पाकिस्तान के संबंध स्थापित कर रही है, चीन के साथ संबंध को स्थापित कर रही है और भारत को नकारती नजर आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा भारत के लिए झटका हो सकता है। लेकिन इससे साफ मोहम्मद यूनुस के मंसूबों को आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, क्या बांग्लादेश में संविधान बदलने की तैयारी में है अंतरिम सरकार। 90% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, क्या वाकई में ऐसा होगा बता दें। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश में 90% मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने पर जोर दिया। संवैधानिक संशोधन की वैधता पर उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने तर्क दिया है कि धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है, जहां 90% आबादी मुस्लिम की है। तो देखा आपने कैसे धर्मनिरपेक्षता को भी हटाने की कोशिश की जा रही है यूनुस के द्वारा। अगली खबर बता दे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रक्षा मंत्री को लंदन में रोक कर कह दिए गए हैं अपशब्द, चाकू मारने तक की दे दी गई है धमकी दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बता दे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लंदन में बड़ी घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गए। मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर उनके साथ धक्का मुक्की की और
और चाकू से हमला करने की धमकी भी दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक मंत्री के करीबियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कह दिया है कि वीडियो असली है और मंत्री को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुष्टि की है कि यह घटना मंगलवार के हीथ्रो हवाई अड्डे के पास हुई है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार आसिफ फिलहाल एक निजी यात्रा पर लंदन गए हुए थे। वहाँ उन्होंने PMLN के अध्यक्ष नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से भी मुलाकात की। लंदन में रक्षा मंत्री के साथ पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए नवाज ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया और कह दिया है कि ऐसे लोगों को पीछा करने के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं आज खुद के आतंकवाद पाकिस्तान पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि उनको लंदन तक उनका आतंकवाद नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, और ये बात पाकिस्तान भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि उसी के बढ़ाए हुए आतंकवाद, उसी के पाले हुए आतंकवादी आज उसके लिए नासूर बन चुके हैं। वही बता दें एक बड़ी खबर दोस्तों, कथित तौर पर बाजौर जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हमीद सूफी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद डिवीजन के बाजौर के इनायत किला में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। पुलिस कथित तौर पर उनका कुछ आतंकवादी संगठनों से करीबी संबंध था। जी हाँ, ऐसे में लगातार जमात इस्लामी का खात्मा किया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहला सबसे बड़ा आयोजन कैपिटल हिल में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। दोस्तों अभी दिवाली हाल ही में गई है वापस, तो फिर अमेरिका ने दिवाली मनाई है। दरअसल अमेरिका में 24 से अधिक सांसदों और भारतीय अमेरिकियों ने कैपिटल में दिवाली मनाई। पिछले सप्ताह के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी कांग्रेस में ये पहला बड़ा आयोजन था। मंगलवार को कैपिटल हिल में दिवाली का वार्षिक आयोजन BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सिख फॉर अमेरिका, जैन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और आर्ट ऑफ लिविंग समेत कई अन्य भारतीय अमेरिकी संगठनों के सहयोग से किया गया था। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी। दिवाली समारोह को संबोधित करते हुए सीनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमेरिका अप्रवासियों की भूमि है जो विश्व भर से सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे मिलकर अमेरिका को एक महान देश बनाते हैं। ऐसे में धूमधाम से जो दिवाली मनाई गई है फिर से अमेरिका में, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां अफ्रीका का सऊदी अरबिया है यह मुस्लिम देश, प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे यात्रा चीन ने भी गड़ा रखी है। मोदी जी के इस यात्रा पर नजर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। 17 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है, जिसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर हो रही है। इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों के गहरा होने के साथ ही भारत और नाइजीरिया के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नाइजीरिया और भारत के बीच 6 दशकों से ज्यादा समय से संबंध है, लेकिन चीन ने यहाँ भी नजरें गड़ा रखी हैं। नाइजीरिया को 1960 में स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन उसके 2 साल पहले ही भारत ने लागोस में अपना राजनयिक मिशन स्थापित कर दिया था, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूत शुरुआती नींव को दिखाता है। दशकों में ये संबंध राजनीतिक आदान प्रदान में बढ़ते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में विकसित हुआ है। वहीं बता दें नाइजीरिया को तेल और गैस के विशाल भंडार के चलते ही अफ्रीका का सऊदी अरबिया भी कहा जाता है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर अब कश्मीर में आतंकवाद पर होगी पिन पॉइंटेड स्ट्राइक। सेना ने तैयार कर दिया फाइनल ब्लूप्रिंट, अब नहीं बचेंगे दहशत गर्द। आखिर क्या है ये पिन पॉइंटेड स्ट्राइक, बता दें दरअसल देश में चुनावों का माहौल है, नारेबाजी और वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंक पर फाइनल स्ट्राइक करने का प्लान तैयार हो चुका है। घाटी में तैनात सुरक्षा बलों और आर्मी इंटेलिजेंस ने तैयार कर ली है वो लिस्ट, जिसका मकसद है आतंकियों का खात्मा। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी पीर पंजाल में मौजूद आतंकियों की पहचान हो चुकी है। इन आंकड़ों में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में कुल 119 आतंकी मौजूद है, जिनमें से 95 आतंकी विदेशी आतंकी यानी पाकिस्तानी है और सिर्फ 24 स्थानीय यानी कश्मीर के रहने वाले हैं। ये आंकड़ा बताता है कि कश्मीर और कश्मीरियत ने आतंकवाद से दूरी बना ली है। कश्मीर में अमन के दुश्मन बने ये पाकिस्तानी आतंकी कहां छिपे हैं और किस तरह इस साल आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया है। आपको बता दें कश्मीर की गलियों से लेकर LOC की ऊंची पहाड़ियों तक जहां जहां अमन के दुश्मन आतंकी छिपे हैं, हर उस जगह अब आतंक रूपी नाग का फन कुचला जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें ताइवान को आंख दिखा चीन ने अमेरिका को दे डाली चुनौती, वॉर गेम में उतार दिया सबसे भरोसेमंद योद्धा। दोस्तों पिछले महीने ताइवान का आसमान चीन के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। हवा में नए हमलावर विमान, समुद्र में नए नए युद्धपोत और मिसाइलें उतारकर चीन ने सीधे
अमेरिका को चुनौती दे डाली। उन खतरनाक हथियारों में से एक ऐसा है जो पहली बार तब उड़ा था जब दुनिया शीत युद्ध के शुरुआती दौर में थी। चीन ने हाल ही में अपने H-6 लड़ाकू जेट को आधुनिक रूप देकर ताइवान में उतारा। अमेरिका भी कोल्ड वॉर के समय के B-52 बम वर्षकों के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करता है। चीनी सेना पर पेंटागन की रिपोर्ट्स बताती है कि चीन ने H-6 बम वर्षकों में कई आधुनिक क्षमताएं जोड़ी हैं। अपग्रेडेड H-6 बॉम्बर में से कुछ अब परमाणु वॉर हेड्स से लेस बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च कर सकते हैं। चीन ने कई H-6 बॉम्बर्स में लंबी दूरी की एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलें ले जाने की क्षमता भी जोड़ी है। वहीं बता दें, पाकिस्तान का एक नया षड्यंत्र निकलकर सबके सामने आया है दोस्तों। अनपढ़ युवाओं को ये आतंकी बनाकर भेज रहा है। भारत में सैलरी पर हो रही है इनकी हायरिंग। दोस्तों, एक बड़ा ही सबको चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अपने देश के अनपढ़ और बेरोजगार युवाओं को, जो किसी काबिल नहीं है, जो देश में योगदान नहीं दे सकते, उनको भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए काम पर लगाया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना ने मिलकर गरीब और अशिक्षित युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ कराने की योजना बनाई है। इसके लिए सोशल मीडिया और खास एप्लीकेशन के जरिए इन युवाओं को भ्रामक जानकारियां देकर उकसाया जा रहा है और उन्हें सैलरी के साथ साथ ही कई झूठे वादों से भी लुभाया जा रहा है। और वादे दोस्तों ऐसे किए जा रहे हैं जैसे कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल रही हो, ताकि वो जल्द से जल्द आतंकवाद के लिए हाँ कह दे। पाकिस्तान द्वारा अपने ही अनपढ़ और गरीब युवाओं का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करना न केवल एक अमानवीय कार्य है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी एक गंभीर खतरा है। दोस्तों, पाकिस्तान इन अनपढ़ अशिक्षित युवाओं को कह रहा है कि हम तुम्हें महीने की 10 से 15 हजार की सैलरी देंगे, लेकिन तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना होगा, भारत में घुसपैठ करनी होगी, आतंकवाद के जरिए भारत को दहलाना होगा, और इधर हम तुम्हारे परिवार की देखभाल करेंगे। इवन अगर तुमको भारत में कुछ हो भी जाता है, तुम्हें वहाँ मार भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी हम तुम्हारी फैमिली का केयर करेंगे। ये खुद दोस्तों ISI और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर इन पाकिस्तानी अनपढ़ अशिक्षित लोगों को लालच देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लुभावने वादे कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द बिना कुछ सोचे अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर आतंकवाद फैलाना शुरू कर दे। पाकिस्तान आखिर कितना नीचे गिरेगा? उसकी देश की हालत माली हो चुकी, उसके बावजूद भी उबरने के बजाय और गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। जी हाँ, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन वाकई में यह भारत के लिए बड़ी ही भ्रामक खबर है। इस पर आपकी राय तो बनती है। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां एर्दोगन के रक्षा मंत्री को सताया ये डर कि तुर्की पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल। जी हाँ, तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने कहा है कि इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल को तुर्की के लिए सीधा खतरा बता दिया था। अब उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। गुलेर का कहना है कि किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तुर्की के एक न्यूज चैनल ने के लाइव प्रसारण में बोलते हुए रक्षा मंत्री गुलेर ने कहा कि इजराइल एक आक्रामक देश है, वो हम पर हमला कर सकता है। इस दौरान गुलेर ने इस बात पर भी जोर दे दिया कि तुर्की को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति हमारे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि वे इस खतरे को देख रहे हैं। अगर राष्ट्रपति को इजराइल से कोई संभावित खतरा नहीं दिखता तो क्या वे ऐसी चिंताएं जताते। अगली खबर बता दें, चीन का नया J-35A स्टील्थ फाइटर उड़ाएगा अमेरिका की नींद। ड्रैगन के पास हुए 5वीं पीढ़ी के दो जेट दोस्तों चीन के शहर झुहाई में हो रहे एयर शो में देश की एयरफोर्स ने J-35A स्टील्थ फाइटर को दुनिया के सामने पेश किया है। ये चीन की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। J-35A को हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। J-35A स्टील्थ फाइटर ने इसलिए भी दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि इसके साथ ही चीन 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान हासिल करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। चीन का ये नया विमान अमेरिका के F-35 के साथ काफी समानता रखता है। वहीं बता दें, हर 10 साल में होनी चाहिए नेपाली संविधान की समीक्षा। जी हाँ, प्रधानमंत्री ओली ने बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने गुरुवार को कहा कि नेपाल के संविधान की हर 10 साल में समीक्षा की जानी चाहिए। ओली ने कांतिपुर प्रकाशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम कांतिपुर कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान के क्रियान्वयन के 10 साल बाद इसकी समीक्षा और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों, गणतंत्र प्रणाली और संघवाद जैसे प्रावधानों में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। नेपाल ने सितंबर 2015 में संविधान सभा के जरिए अपना नया संविधान लागू किया था, जिसकी मधेशी राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी। PM ओली ने कहा कि संविधान को लागू होने के हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा और मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों, गणराज्य प्रणाली और संघीयता जैसे बुनियादी सिद्धांतों से कोई समझौता
समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बता दें, श्रीलंका में मतदान शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। दिशा नाइक को उम्मीद है कि उनकी पार्टी एनपीपी ही हासिल करेगी बहुमत। दरअसल श्रीलंका में संसदीय चुनावों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे मतदान समाप्त हुआ। ये चुनाव राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नाइके के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी की अहम परीक्षा है। वहीं दिशा नाइके के चुनावों में बहुमत मिलने का भरोसा जताया है। निगरानी समूहों के मुताबिक इस बार मतदाताओं की मौजूदगी सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव के 79% से कम रही। साथ ही साथ बता दें, भारत से ज्यादा अमेरिका के लिए टेंशन बना कनाडा। शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप के खासम खास ने क्यों दे दी चेतावनी। दोस्तों, पिछले 1 साल में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तेजी से गिरावट आई है, जिसका साक्षी हम और आप वैसे ही हैं। खबर के माध्यम से कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार अलगाववादी खालिस्तानी उग्रवादियों की समर्थक रही है और उसे खुश करने के लिए भारत विरोधी बयान देती रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी बरकरार है। अब उसके पड़ोसी देश अमेरिका को भी इसी तरह की उग्रवादी और आतंकी गतिविधियों ने चिंतित कर दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित सीमा मामलों के प्रभारी टॉम होमन ने कनाडा से सटी सीमा को चिंता की वजह करार दिया। वहीं आपको बता दें, द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। जी हां, जयशंकर जी ने बता दिया 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद बदल गई है तस्वीर। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को कहा कि भारत और यूएई के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूएई संबंध आज वास्तव में नए मील के पत्थर के युग में है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा सदी की पहली यात्रा थी और इसी तरह रिकॉर्ड समय पर बातचीत करने के लिए हमारी व्यापक आर्थिक साझेदारी भी है। जयशंकर जी ने कहा कि दुबई में सिम्बायोसिस कैंपस का शुभारंभ एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो भारत और यूएई के बीच बढ़ते शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। वहीं बता दें, रशिया ने भारत को ऑफर कर दिया अपना सबसे शक्तिशाली बॉम्बर TU-160। जी हां, ऑपरेशनल खर्च जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। राफेल लगेगा इसके मुकाबले सस्ता। दोस्तों, भारत के लड़ाकू बेड़े में एक भी बमवर्षक विमान नहीं है, लेकिन भारत का दशकों पुराना दोस्त रशिया उसे अब अपना एडवांस बॉम्बर TU-160 देने की ऑफर दे रहा है। व्हाइट स्वान के नाम से जाने जाने वाला रशिया का ये विमान अपनी पेलोड क्षमता, लंबी रेंज और बेहतर गति की वजह से पूरे वर्ल्ड के सबसे एडवांस बॉम्बर में से एक गिना जाता है। ऐसे में 4 इंजन होने के चलते इसके ऑपरेशन में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है। IDRW की रिपोर्ट में बताया गया कि TU-160 सामान्य ऑपरेशन के दौरान 1 घंटे में 12,000 से 15,000 लीटर ईंधन खर्च करता है। वहीं हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत क्षेत्र और समय के अनुसार अलग हो सकती है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बाहरी फंडिंग के अंतर से निपटने के लिए चीन सऊदी पर भरोसा है। जी हां, पाकिस्तान ने IMF को दे दिया आश्वासन। दोस्तों, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आश्वासन दे दिया है कि शुरुआती देरी के बावजूद उसे चीनी ऋण पुनर्निर्धारण और सऊदी अरब से तेल भुगतान को स्थगित कराने की उम्मीद है, ताकि USD 5 बिलियन के बाहरी वित्तीय अंतर को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान की उम्मीद इस बात पर आधारित है कि चीन और सऊदी अरब के कार्यकारी निदेशकों ने IMF बोर्ड को उस समय आश्वासन दिया था जब अमेरिकी डॉलर 7 बिलियन के सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई थी। और अब IMF इस सहायता पैकेज की 3 महीने की समीक्षा करने पर विचार कर रही है, क्योंकि शुरुआती तौर पर कुछ अड़चने आई हैं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही साथ बता दें, ट्रंप की टीम में हिंदू का बड़ा ही जलवा, राम राम कहने वाली तुलसी को मिल गई बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक टीम हिंदू महिला जांबाज को जगह दे दी है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। पूर्व डेमोक्रेट तुलसी के ने बाद में ट्रंप को सपोर्ट कर दिया था। ऐसे में उनकी नियुक्ति एक बड़ा फैसला है। सेना में तैनात रही तुलसी एक डेमोक्रेट के तौर पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी उतरी थी, हालांकि असफल रही। तो वहीं बता दें, फॉर्चून की लिस्ट निकलकर सामने आई है। दुनिया के 100 लगातार बड़े बिजनेसमैन यानी उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी इकलौते भारतीय हैं। सत्य नडेला पिचाई भी हैं इसमें शामिल। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 100 ताकतवर कारोबारियों में शामिल हैं। अंबानी फॉर्चून मैगजीन के पावरफुल बिजनेसमैन 2024 की सूची में शामिल होने वाले अकेले भारतीय हैं। इसमें भारतीय मूल के अन्य 6 लोग भी शामिल हैं जो विदेश में बसे हैं। ये लोग बड़े व्यवसायों के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी और नव प्रवर्तक हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंबानी जो है वो फॉर्चून की सूची में 12वें नंबर पर है, 12वें स्थान पर है। अब ऐसे में किस स्थान पर कौन अमीर कारोबारी मौजूद है, ये आपके मन में जिज्ञासा होगी, इसीलिए हमने स्क्रीन पर आपको क्लियर हो सके तो हमने जानकारी लगा दी, आप देख पा रहे होंगे। अगली खबर बता दें, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स ने खुद को बम से उड़ा दिया, जिसके बाद मच गया
हड़कंप दोस्तों, ब्राजील से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने में असफल रहे एक शख्स ने इमारत के जस्ट बाहर विस्फोट करके खुद को खत्म कर लिया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने इमारत खाली कर दी और बाहर आ गए। ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कह दिया है कि सत्र समाप्त होने के बाद बुधवार शाम करीब 7:30 बजे 2 बार तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद सभी न्यायाधीश और कर्मचारी सुरक्षित रूप से भवन से बाहर निकल गए। साथ ही साथ बता दें, दिल्ली एमसीडी पर फिर एक बार आम आदमी पार्टी का कब्जा। महेश खींची चुने गए नए मेयर 3 वोटों से जीते। जी हां, दिल्ली एमसीडी में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। आप उम्मीदवार महेश खींची दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। महेश खींची ने बीजेपी के उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोटों से मेयर चुनाव में हरा दिया। चुनाव जीतने के बाद खींची ने कहा कि मैं हमारे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाया। साथ ही क्या उलेमा तय करेंगे किसको देना है वोट, मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं सज्जाद नोमानी। दोस्तों, एक तरफ छात्र और सिस्टम आमने सामने है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक को महाविकास अघाड़ी की तरफ मोड़ने के लिए पर्चे बांट रहे थे। सेकंड फेज में उलेमा बोर्ड आ गया, जिसने महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम वोट दिलाने के बदले में 17 शर्तें रख दी थी। और अब इस लिस्ट में नई एंट्री है सज्जाद नोमानी की। मौलाना सज्जाद नोमानी एक पूरी लिस्ट जारी की और ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में सज्जाद नोमानी और उनका एक तरफा फोरम महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को खुला समर्थन करेगा। सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी के साथ ही 16 और उम्मीदवारों को चुने हैं जिनको समर्थन दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये कौन सी प्रथा शुरू कर दी गई है कि मुसलमानों की संस्थाएं हो और मौलाना मुसलमानों के ठेकेदार बन गए और मुसलमानों को बता भी रहा है कि कहां वोट डालना और कहां नहीं डालना है। जी हां, साथ ही साथ बता दें, अमित शाह जी का बड़ा दावा, कहा भाजपा 23 नवंबर को सोरेन एंड कंपनी को अलविदा कह देगी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार यानी 14 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला करते हुए कह दिया कि भाजपा 23 नवंबर को सोरेन एंड कंपनी को अलविदा कह देगी। तो वहीं बता दें, हरियाणा में बापू बेटा कमेंट पर छलका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दर्द, कहा पहले अपने गिरेबान में झाके भाजपा। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद उसे निशाने पर आए और परिवारवाद और क्षेत्रवाद के आरोपों से घिरे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दर्द आज हरियाणा विधानसभा सत्र में छलका और भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर हुड्डा ने खुलकर जवाब दिया। हुड्डा ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जिसमें मेरे दादा और पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भारत के संविधान पर मेरे पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं। हम लंबे संघर्ष के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं खुद ब्लॉक समिति के चेयरमैन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे परिवार पर भाजपा के लोग बापू बेटा कहकर टिप्पणी करते हैं, लेकिन भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दोस्तों, ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में वार पलटवार का दौर चलता ही रहता है। साथ ही साथ बता दें, निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस रहेगा सरकार का। दोस्तों, ग्रैप 3 में दिल्ली को लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें किन किन चीजों पर रहने वाली है पाबंदी। दरअसल राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। इसी बीच गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 3 को आज यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला कर लिया है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में किन किन कामों पर पाबंदियां रहेंगी और इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आपको बता दें, ग्रैप के लागू होने के बाद सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। ऑफिस आवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा जिनसे धूल निकलती होगी। दूसरा, पूरे NCR में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा। पूरे दिल्ली NCR में सभी खनन संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। दिल्ली NCR में BS 3rd पेट्रोल और BS 4th डीजल LMV 4 पहिया वाहन के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाएगी। मालवाहक वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS 3rd और LCV यानी मालवाहक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय बसों यानी कुछ को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन मोड में करने का आदेश है। जी हाँ, यानी कि ग्रैप 3 लागू करने के बाद ये सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी जाएंगी और इतनी ही चीजों को अलाउ किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आशा करते हैं आपको खबर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर। मिलते हैं अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय